प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाली में G20 शिखर सम्मेलन में डिजिटल परिवर्तन सत्र को किया संबोधित। सम्मेलन में कई अलग देशों के नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। राज्य में एक बार फिर सियासी हलचल तेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुलाई यूपीए विधायकों की बैठक। कल ईडी ने पूछताछ के लिए किया है तलब। भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह चुने गए राज्य के उत्कृष्ट विधायक। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर किए जाएंगे सम्मानित। और जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में जमशेदपुर में 5 दिवसीय अखिल भारतीय जनजातीय सम्मेलन शुरू। 2000 जनजातीय प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन आज डिजिटल परिवर्तन विषय पर आधारित तीसरे कार्यकारी सत्र को संबोधित किया। सत्र में G20 शिखर सम्मेलन में शुरुआत कल हुई। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देश की उपलब्धियों और वैश्विक चुनौतियों से सामूहिक रूप से निपटने में भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री कल के व्यस्ततम कार्यक्रम की एक झलक। वसुधैव कुटुंबकम, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत बदला है। आज अपने विकास के लिए भारत जब अमृत काल का रोडमैप तैयार करता है तो उसमें दुनिया की आर्थिक राजनीतिक आकांक्षाओं का भी समावेश है। जब विरासत साझा होती है, जब मानवता के प्रति आस्था समान होती है, तो प्रगति के लिए भी समान रास्ते बनते जाते हैं। भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। संकल्प से सिद्धि का यही मंत्र आज 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन से अगले कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर रहे हैं। उन्होंने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है कुछ देर पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। तो G20 जो ये सम्मेलन चल रहा है, इसमें लगातार कई ऐसे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री की बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय मुलाकातें होनी। और आपने देखा कि कैसे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक हुई है। गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाली में मैंग्रोव वन का अवलोकन किया। इस दौरान G20 समूह के अन्य नेता भी मौजूद थे।
दी है। तो ये साफ और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंग्रोव वन का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम देशों के प्रमुख भी यहां पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरुण हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण का रुख करते हैं। अरुण, हम जैसा कि सीधी तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर वन का दौरा करने के लिए पहुंच चुके हैं। क्या हलचल और नजर आ रही है वहां पर? देखिए, वर्ल्ड लीडर्स जो मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर है यहाँ पर पहुंचे हैं और ये एक तरह से ये दर्शाता है कि एनवायरनमेंट के लिहाज से, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट कहा जा सकता है। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज से 25वां प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन शुरू हो गया। 3 दिन के सम्मेलन में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिग्गज भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश भी प्रसारित किया गया। इंटरनेशनल डेलीगेट्स एंड फ्रेंड्स, एल्लारिगो नमस्कारा, वेलकम टू इंडिया। ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಯೋ ಸ್ವಾಗತ. I am delighted to address the Bengaluru Tech Summit once again. I'm sure you all are loving the warm people and vibrant culture of Karnataka. Friends, Bengaluru is the home of technology and thought leadership. It is an inclusive city. It is also an innovative city. For many years, Bengaluru is number 1 in India's innovation index. राज्य में सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ताजा राजनीतिक हालात को देखते हुए आज यूपी विधायकों की आपात बैठक बुलाई है। गौरतलब है कि श्री सोरेन को पूछताछ के लिए कल ईडी के सामने पेश होना है। इस बीच ईडी ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर कल कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। रांची पुलिस ने भी इसकी तैयारी कर ली है। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने आज चाईबासा में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। रेल राज्य मंत्री ने अधिकारियों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। इससे पहले कल रेल राज्य मंत्री ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के सेरेंगसिया घाटी में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे वीर सपूतों ने सेरेंगसिया घाटी में अपने पारंपरिक हथियारों के बूते अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देकर भागाने पर मजबूर कर दिया था। बगोदर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह उत्कृष्ट विधायक चुने गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई विधायी उत्कृष्टता पुरस्कार चयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और वरीय विधायक स्टीफन मरांडी ने बताया कि विधानसभा के स्थापना दिवस पर विनोद कुमार सिंह को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से नवाजा जाएगा। इसके अलावा विधानसभा के संयुक्त सचिव धनेश्वर राणा, निजी सहायक अमित कुमार दास, वरीय सचिवालय सहायक अनवारुल हक अंसारी और अनुसेवक अजीत नारायण को कपिलेश्वर प्रसाद उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान दिया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिले में अनुमंडल कार्यालय के नए भवन का आदिवासी कल्याण मंत्री चंपै सोरेन ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह स्थानीय लोगों की चिर प्रतीक्षित मांग थी। जो एक जिला के अंदर में जो व्यवस्था होना चाहिए कार्यालय के, ये आज हो गया है। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। यह दिन प्रतिवर्ष 16 नवंबर को स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की भूमिका को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया था। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर
सिंह ठाकुर आज दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस से जुड़े समारोह में शामिल होंगे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। महान स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में रांची रेल मंडल में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रांची रेल मंडल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मौके पर रेलवे के कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। रांची के काके स्थित NN घोष सनातन बीएड कॉलेज में कल झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस दौरान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित लघु नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SN पाठक ने किया। बोकारो जिले में कल शाम राज्य स्थापना दिवस पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बोकारो क्लब में आयोजित समारोह में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया और अपनी प्रस्तुति से लोगों को अचंभित किया। पाकुड़ जिले के रविंद्र भवन में कल राज्य स्थापना दिवस पर विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने 3 करोड़ 27 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। पलामू जिले में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कल देर शाम मेदिनीनगर स्थित न्यू टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल की बच्चियों द्वारा प्रस्तुत नागपुरी नृत्य को खूब सराहना मिली। लातेहार जिले में भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर टाउन हॉल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का जिले के उपायुक्त ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की ओर से नृत्य और गायन प्रस्तुत किया गया। कोडरमा जिले में समाहरणालय परिसर में संचालित DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में स्वयं सहायता समूहों की दीदियों, आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं और सहायिकाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए 30-30 महिलाओं का बैच बनाया गया है। प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें कई तरह के ऑनलाइन कार्य और टाइपिंग करने में सहूलियत होगी। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में कल रात मामूली विवाद में बढ़ई मिस्त्री का काम करने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बचाने के क्रम में युवक की पत्नी तथा भाई भी घायल हो गए। दोनों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। उप राजधानी दुमका में कल झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक की उपस्थिति में क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में बालकों ने 9 किलोमीटर तथा बालिकाओं ने 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। रामगढ़ जिले में नमामि गंगे योजना के तहत जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व में नमामि गंगे योजना के तहत आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेताओं को उपायुक्त ने पुरस्कृत भी किया। गुमला जिले में राज्य स्थापना दिवस पर जिला स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन हुआ। कार्यक्रम के दौरान सभी वर्गों के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। 3 चरणों में अनुमंडल स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे चरण का भी समापन हुआ। इसमें बसिया की टीम विजेता घोषित की गई। देश के आदिवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धरोहर और उनके द्वारा राष्ट्र के निर्माण में दिए गए योगदान को याद करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आगामी 22 नवंबर तक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर में जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से अखिल भारतीय जनजातीय सम्मेलन संवाद का मंगलवार की शाम शुभारंभ हुआ। सम्मेलन की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। उद्घाटन समारोह के दौरान 501 नगाड़ों की धुन आकर्षण का केंद्र रहा। अगले 5 दिन तक जो प्रोग्राम बना है बहुत ही अच्छा और हेल्दी प्रोग्राम है। एक हेल्थ हीलर्स का पूरा ग्रुप रहेगा। आर्ट तो आप देख ही रहे हैं, उसमें आर्ट में भी पेंटिंग्स हैं, हैंडीक्राफ्ट है, वीवर्स बहुत आए हैं और ट्राइबल कुजीन काफ़ी जगहों से रहेंगे यहाँ पे 5 दिन। आप लोग भी ऑर्डर भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं और काफ़ी लैंग्वेज वगैरह पे भी काम हुआ है, म्यूज़िक पे काम हुआ है, जो कि सब लोग अपना शोकेस करेंगे। एग्जीबिशन रहेगा, प्रोग्राम भी रहेगा हर दिन और मुझे आशा है कि
काफी सीखने को मिलेगा। उद्घाटन समारोह में झारखंड की लगभग 32 जनजातियों ने अपनी विविधता और एकता के साथ साथ राज्य की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया। ये सम्मेलन आदिवासियों के लिए भारत के सबसे बड़े मंच में से एक है, जहां आदिवासी कलाकार, बुनकर, कारीगर, संगीतकार, घरेलू रसोइये, विद्वान, फिल्म और कलाकार आदिवासी संस्कृति का जश्न मनाते दिखेंगे। देखिए, ये तो हम लोग का पहला प्लेटफॉर्म है ना, फर्स्ट बार लगाए हैं, तो हम लोग का उद्देश्य की है ये तो हम लोग का पहले है, लेकिन आगे इससे और हम लोग का ये बढ़ाने के लिए जो हम लोग का योजगार है, ये प्लेटफॉर्म हम लोग को और ऊंचा तक ले जाए। उनका गामूसा, मुगा सेल, मफलर, मेखला चादर, साड़ी, शॉल। महामारी काल के बाद आयोजित संवाद 2022 करीब 200 जनजातियों के 2000 से ज्यादा लोगों की मेजबानी कर रहा है, जिनमें 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 27 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह शामिल हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित नेशनल साइंस सेंटर में कोरोना वैक्सीनिंग होप प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी भारत और ब्रिटेन के साझा सहयोग से लगाई गई है। कोविड-19 की महामारी के खिलाफ भारत द्वारा वैक्सीन तैयार करने से लेकर टीकाकरण के सफल प्रयास की गौरव गाथा को वैश्विक स्तरीय प्रदर्शनी के माध्यम से रेखांकित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और विज्ञान संग्रहालय समूह लंदन ने राजधानी नई दिल्ली स्थित नेशनल साइंस सेंटर में वैक्सीन इंजेक्शनिंग होप नाम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी लगाई है। प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। प्रदर्शनी से संबंधित कार्यक्रम में भाग लेने आए ब्रिटेन के भारत स्थित राजदूत एलकेस एलिस ने कहा कि ये प्रदर्शनी भारत ब्रिटेन संबंधों के साझा सहयोग की प्रतीक है। The amazing achievement of Covishield, the vaccine drive in India, is to get it to so many people. As you said, the science can't just stay in the lab, as it were. It has to go out and reach everyone. प्रदर्शनी में भाग लेने आई संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव मुग्धा सिन्हा ने कहा कि वैक्सीन आशा की किरण रूपी कहानी को डिजिटल तरीके से बयां करती ये प्रदर्शनी विज्ञान और कला का अनूठा संगम है, जिसे हर व्यक्ति को देखना चाहिए। बड़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया है, विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, कहानी बहुत अच्छी है, बहुत मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग है। तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखें, उनके पेरेंट्स देखें, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। प्रदर्शनी के बारे में बात करते हुए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के महानिदेशक एडी चौधरी ने कहा कि ये प्रदर्शनी भारत ब्रिटेन के साझा सहयोग को दर्शाती है। ये एग्जीबिशन के दौरान हम लोग इसको लोगों के पास लेके जाने चाहते हैं कि क्या है ये वैक्सीन, क्या है ये वायरस, कैसे हम इसको ओवरकम किया है, किसके इसका कंट्रीब्यूशन है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को जानना। इस अवसर पर अमेरिका दूतावास से आई डॉक्टर प्रीठा राजा रमन ने कहा कि ये प्रदर्शनी लोगों को कोविड महामारी में भारत के सार्थक प्रयासों की जानकारी साझा करने का बेहतरीन माध्यम है। I think it's been fantastic, and one of the areas that we have had the longest and strongest relationship in is in health, especially in biomedical research and collaboration. This exhibit is wonderful. प्रदर्शनी में मौजूद वैज्ञानिकों व प्रदर्शनी देखने आए युवाओं ने कहा कि कोविड की कहानी के जरिए विज्ञान और कला को समझने का ये बेहतरीन अवसर है। मोबाइल वैन पे जाएगा और लोग इसको देखेंगे, जिस सिंपल तरीके से उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको बनाया है। जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि क्यों वैक्सीन लेनी चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, और जो लोगों के मन में बहुत सारी गलत फहमियां हैं वैक्सीन के बारे में, दूर होंगी। पूरे वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन था इस प्रोजेक्ट में, या बेसिकली कोरोना वायरस में, तब जाके हमने वैक्सीन्स बनाई है, हमने बाकी डेवलपमेंट किया है। तो ऐसे जैसे हम यंग जनरेशन है, अब हम आगे रिसर्च कर सकते हैं। तकरीबन 2 मिलियन से अधिक लोगों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ ये प्रदर्शनी 15 नवंबर 2022 से शुरू होकर दिल्ली, नागपुर, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में सितंबर 2025 तक घूमेगी। इस दौरान विशेष रूप से डिजाइन की गई मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी बस भी प्रत्येक स्थल के आसपास के क्षेत्रों की यात्रा में शामिल रहेगी। भारत सरकार देश में न केवल मेडिकल शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है, बल्कि इस क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन भी दे रही है।
राजधानी नई दिल्ली स्थित नेशनल साइंस सेंटर में लगी ये प्रदर्शनी वैक्सीन एक आशा की किरण इसका जीवंत उदाहरण है। इस प्रदर्शनी में एक और जहां कोरोना काल में भारत के वैज्ञानिकों ने शोध और अनुसंधान कर कोरोना की वैक्सीन इजाद की, उसका जीवंत उदाहरण देखा गया है। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी मुल्कों को वैक्सीन आपूर्ति कर भारत ने जिस तरह मानवीय सेवाओं का सच्चा उदाहरण दिया, उसका भी प्रदर्शन दिखा गया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ मैं यादव, डीडी न्यूज। रेल मंत्रालय ने IRCTC को रेलगाड़ियों के परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों में स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजनों को शामिल करने की छूट दे दी है। इनमें मधुमेह रोगियों के लिए भोजन, शिशु आहार और स्वास्थ्यवर्धक आहार विभिन्न समूह के यात्रियों की प्राथमिकता के अनुसार परोसे जाएंगे। राजधानी रांची में पिछले 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा हिमपात के कारण आने वाली सर्द हवाओं की वजह से राजधानी रांची और आसपास के जिलों में पारा लगातार लुढ़क रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले 3 दिनों तक पारा और नीचे गिरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 नवंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। दक्षिण कोरिया में एशियाई एयर गन चैंपियनशिप की एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत ने और 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। एपी यूथ टीम इवेंट में भारत की पुरुष और महिला यूथ टीमों ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। वहीं 10 मीटर एपी पुरुषों के जूनियर इवेंट में सागर डांगी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, जबकि रजत पदक सम्राट राणा के नाम रहा। एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का जलवा मिश्रित टीम स्पर्धा में भी देखने को मिला। मंगलवार को खेले गए P5 मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट में भारत के ही राहुल, दीपेंद्र और रुबीना की टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। IPL 2023 के लिए सभी टीमों ने रिटेन के लिए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। अपनी जरूरत के हिसाब से खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी टीम बनाएंगी। इस दौरान कोलकाता की टीम सबसे ज्यादा सक्रिय रही। कोलकाता ने गुजरात टाइटंस से लोकी फर्ग्यूसन और रेमनुल्लाह गुरबाज को खरीदा और दिल्ली कैपिटल से शार्दुल ठाकुर को अपनी टीम में शामिल किया। इसके बाद सभी टीमों ने कुछ खिलाड़ियों को रिलीज किया। सबसे ज्यादा 16 खिलाड़ी कोलकाता की टीम ने रिलीज किए हैं। जामताड़ा जिले के ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसी वरदान से कम नहीं है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से गरीब परिवारों की दिनचर्या ही बदल गई है। उज्ज्वला योजना का लाभ पाकर जामताड़ा जिले की महिलाएं बेहद खुश हैं। अब उन्हें खाना बनाने के लिए लकड़ी चुनने या गोईठा और कोयले की जुगाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। धुआं धक्कर से भी महिलाओं को राहत मिली है। नरेंद्र मोदी ने गैस दिया है। जो पहले बहुत दिक्कत होती थी, जो काठ में या कोयला में जो खाना बनाते थे, तो अब गैस दिया है तो बहुत सुविधा हुआ है। नरेंद्र मोदी हम लोग को गैस दिया, तब से हम लोग को बहुत सुविधा है, हम लोग को आराम मिल रहा है। इसलिए मोदी जी को धन्यवाद। महिलाएं कहती हैं कि अब वे समय पर अपने घरेलू कार्यों का निपटारा कर लेती हैं और बचे हुए समय में आर्थिक आमदनी के लिए रोजी रोजगार भी कर पाती हैं। परिवार के पुरुष सदस्य भी समय पर अपने कार्यों का निष्पादन कर अपनी आय बढ़ाने में सक्षम साबित हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी से हम लोग का गैस मिला है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री योजना गैस दिए गैस खाबार बनाची आगे बनाची काठी गोइठाते এখন দিয়েছে গ্যাস গ্যাসে খাবার बना रहा है। पाहन इंडियन गैस एजेंसी जामताड़ा के प्रबंधक राम प्रसाद मंडल बताते हैं कि अब तक जामताड़ा जिले के 27,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका है। गरीब परिवार धुआं लकड़ी कोयला से बनाता था, बहुत टाइम भी लगता था, जंगल जाता था, तब जाके खाना बना पाता था। लेकिन अभी गैस मिल जाने के कारण तुरंत घंटों में खाना बन जाता है, समय का भी बचत होता है।
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने गरीब महिलाओं को जहां धुएं से छुटकारा दिलाई है, वहीं उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी दिया है। यही कारण है कि महिलाएं इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते नहीं थकती। दूरदर्शन समाचार के लिए जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को देश भर में दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला है। खुशियों का आशियाना नामक यह प्रतियोगिता ऐसे लाभुकों के लिए थी जो बहुत गरीब है और जिन्होंने योजना का लाभ लेकर बेहतर मकान का निर्माण कर आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। पेशानी पर बल और चेहरे पर चिंता की लकीरें, लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं। भारत सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में सिमडेगा के लक्ष्मण गोप को दूसरा और मजदूर सामिल कुंगाड़ी को देश भर में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। पेंटर लक्ष्मण गोप ने बताया कि उनके कच्चे मकान की हालत काफी खराब थी। बरसात में छत टूट गई थी। इन सब के बीच पीएम आवास योजना की राशि से न केवल उनके हौसले को उड़ान मिली, बल्कि उन्होंने सुंदर आशियाना भी बना लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना का हमें लाभ मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। लक्ष्मण गोप की पत्नी ये बताते हुए भावुक हो जाती हैं कि कच्चे मकान की छत गिरने के बाद अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का सहारा न मिला होता तो कभी उन्हें नया घर नसीब नहीं हो पाता। पहले जे हमके जो सपना रहे से कि प्रधानमंत्री बस से हमके दिले तो हमें कुछ लोग घर बनाए नहीं। वहीं प्रतियोगिता में देश भर में तीसरा स्थान हासिल करने वाले सामिल कोंगाड़ी बताते हैं कि बारिश के दिनों में मिट्टी के घर में रहना किसी पहाड़ से कम नहीं था। हर रोज नई सुबह एक नई परेशानी लेकर आती थी। अगर समय पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिला होता तो शायद उन्हें खानाबदोश की जिंदगी जीनी पड़ती। केंद्र सरकार द्वारा एक प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें एक घर का फिल्म बनाया गया था। उसमें मुझे द्वितीय पुरस्कार मिला। मैं उसके लिए केंद्र सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। वहीं सामिल कोंगाड़ी की पत्नी सूरजमणि ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस योजना से उन्हें एक सुंदर और सुविधा युक्त घर मिला है और अब उनकी ज्यादातर परेशानियां खत्म हो गई हैं। पहले तो हमके बहुत परेशानी रहे, कच्चा घर एखन प्रधानमंत्री एखन देला के थी पक्का घर, तो हमें बहुत खुश है। प्रतियोगिता में दूसरा और तीसरा स्थान मिलने पर पेंटर लक्ष्मण को पुरस्कार के रूप में 20,000 रुपए और मजदूर सामिल को 12,500 रुपए के चेक मिले हैं। वाकई में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना काफी फायदेमंद साबित हुई है और पैसों की कमी के कारण बमुश्किल जीवन यापन करने वाले लोगों के अपने घर का सपना साकार हो रहा है। इस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना, हजारों की संख्या में इस योजना से लोग यहाँ लाभान्वित हो रहे हैं। सिमडेगा से मैं मनोज कुमार सिन्हा, मनु, दूरदर्शन समाचार के लिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाली में G20 शिखर सम्मेलन में डिजिटल परिवर्तन पर सत्र को किया संबोधित। सम्मेलन से अलग कई देशों